नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जाहिर सी बात है कि 5 रियासतों के नतायज आने में अभी टाइम है, लेकिन एग्जिट पोल आ गया। आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, आसाम में बीजेपी की जीत का इम्कान, बंगाल में ममता की हुकूमत रहेगी बरकरार। तमिलनाडु में एआईएडीएम का हो सकता है पत्ता साफ, केरल में एलडीएफ दे सकती है हुकूमत तश्कील। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के इंतखाबात के साथ मुकम्मल हुई 5 रियासतों के लिए वोटिंग। 19 मई को आएगा नतीजा। मोदी हुकूमत के आज 2 साल हुए मुकम्मल, लोगों को अभी भी अच्छे दिनों का है इंतजार। और हिंदुस्तान आना चाहते हैं मालिया, लेकिन रखी सिक्योरिटी और आजादी की शर्त। बैंक के बाउंसर्स मालिया के विला में हुए दाखिल। तो जाहिर सी बात है कि 5 रियासतों की जो इंतखाबात थी, वोटिंग थी, वो आज मुकम्मल हो गई है और इसके फौरन बाद ही एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम एग्जिट पोल की आज बात करेंगे। आज 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। अब एग्जिट पोल्स के नतायज मंजर आम पर आ गए हैं। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक आसाम में इस मर्तबा बीजेपी का कमल खिलता दिखाई दे रहा है। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को इस बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक मगरबी बंगाल में इस बार भी ममता दी का जादू ही बरकरार रहेगा। दूसरी पार्टियों को इस बार भी यहां नाकामी हाथ लगेगी। इसके अलावा अगर तमिलनाडु और केरल की हम बात करें तो यहां पर कुछ तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। तो आइए अब एक एक करके एग्जिट पोल पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले आसाम का ग्राफिक्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर यहां पर एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। सवाल यह था कि आप इन रियासतों में हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं, तो जवाब हां में 70% आया और मनफी में 30%। मौजूदा वज़ीर आला की कारकर्दगी पर भी सवाल किया गया था कि उस पर भी नतीजे आए हैं। तो आसाम में सीटों का खाका कुछ इस तरह से है। बीजेपी प्लस को 34% सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो 5 रियासतों के आज एग्जिट पोल आ गए। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का अमल एक तरह से मुकम्मल हो गया। अब एग्जिट पोल्स के नतायज भी आ गए हैं। और टुडेज चाणक्य की अगर बात की जाए और खासतौर से अगर आसाम की बात करें, सबसे बड़ी तब्दीली आसाम में नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी का कमल खिलता पहली बार नजर आ रहा है। अगर आसाम की बात करें तो यहां पर कुल सीटें आसाम की सीटों के अगर हम आसाम में खाके की बात करें और आपके वोटिंग पैटर्न का फैसला करने पर किसका असर पड़ेगा, 53%। तो आसाम में तब्दीली की बात की जा रही है और टुडेज चाणक्य ने इशारा दिया है कि इस बार आसाम में कमल खिलता नजर आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पर मगरबी बंगाल की बात करें तो इस बार भी ममता दीदी का जादू बरकरार रहेगा। दूसरी पार्टियों को इस बार मगरबी बंगाल में नाकामी हाथ लगेगी। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भी कुछ तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं।
तो 5 रियासतों में सिल्म इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। एग्जिट पोल्स आ गए हैं और अब वोटिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं कि किन तरीकों से वोट किया गया है, क्या कुछ वोट करने के लिए वोटरों ने देखा है। वोटिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से वोटरों ने क्या रुझान थे वोटरों के, किस हिसाब से वोट किया गया है। तो आसाम में सीटों का खाका कुछ इस तरह से है। बीजेपी और उसके इत्तेहाद को 34%, 2011 की लेकिन अगर हम बात करें तो 2011 में बीजेपी इत्तेहाद को 34% जो वोट मिले थे। इसके अलावा 2000 और अगर सीट की बात करें तो 2011 में 27 सीटें बीजेपी इत्तेहाद के पास थी और अब अगर 2016 की हम बात करते हैं तो 43 सीटों का फायदा बीजेपी को हो रहा है, यानी कि 90 सीटें एक तरह से बीजेपी के खाते में आती दिखाई दे रही हैं। 9 सीटें आगे या पीछे हो सकती हैं, यानी माइनस या प्लस हो सकती हैं। कांग्रेस इत्तेहाद की अगर बात करें तो 39% वोट बैंक जो था वोट मिले थे कांग्रेस इत्तेहाद को 2011 में, और 2011 में कांग्रेस की सीटें थी 78। 2016 की अगर बात करें तो बीजेपी को कांग्रेस इत्तेहाद को काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस इत्तेहाद का जो फीसद है वोट फीसद वो 32% है और कांग्रेस इत्तेहाद को 27 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से 7 सीटें बढ़ सकती हैं या 7 सीटें घट सकती हैं। AIDUF की अगर हम बात करें, मौलाना अजमल की पार्टी की अगर बात करें तो उनका 2011 में वोट फीसद जो था 12.5% था और 2011 में AIDUF की सीटें थी 18। और अगर 2016 में यानी अब के इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है मौलाना अजमल की पार्टी को। 11% वोट मिलते दिख रहे हैं और 9 सीटें मिल सकती हैं, यानी उसमें 3 सीटें बढ़ सकती हैं या घट भी सकती हैं। और अगर दूसरे यानी अदर्स की अगर हम बात कर लें तो अदर्स में 2011 की अगर तस्वीर की बात करें तो 14.5% वोट मिले थे अदर्स को, जिसमें से 3 सीटें 2011 में अदर्स के खाते में गई थी। और 2016 की अगर तस्वीर की बात करें तो अदर्स के खाते में बहुत मामूली फर्क आया है, 14% ही वोट्स मिले हैं, लेकिन 0 इस बार रह सकते हैं, यानी अदर्स का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन 1-2 सीटें आगे पीछे अदर्स की हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो पकड़ है वो पहली बार आसाम में बनने जा रही है और बीजेपी पहली बार आसाम में बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। 2011 में बीजेपी का वोटिंग फीसद था 34% और 2016 में 43%। और अगर सीटों की बात करें तो 2011 में बीजेपी इत्तेहाद की सीटें 27 थी और 2016 में यानी अब के अगर एग्जिट पोल की बात करें 2016 के तो 90 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को मिल सकती हैं चाणक्य एग्जिट पोल के हिसाब से। चलिए अब हम आपको बता दें कि इन रियासतों में हुकूमत में तब्दीली, लोगों से सवाल किया गया था कितने लोग हैं जो हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं, वज़ीर आला में तब्दीली चाहते हैं। 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था और 24% लोगों ने नहीं में, मतलब मनफी जवाब था 24% लोगों का। तो चाणक्य एग्जिट पोल ने सवाल किया था कि इन रियासतों में हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं। 70% लोगों ने कहा था कि हाँ, इन रियासतों में तब्दीली होनी चाहिए, हुकूमत में तब्दीली होनी चाहिए। इन रियासतों में 70% लोगों का रुझान था कि हुकूमत में तब्दीली होनी चाहिए और 24% लोगों ने कहा था कि तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जो सरकार चल रही, जिस पार्टी की सरकार चल रही है, सेम सरकार रहनी चाहिए 2016 में भी। तो काफी ज्यादा फर्क है यस और नो में। 70% लोगों ने यस कहा, यानी कि उन्हें हुकूमत में तब्दीली चाहिए और 24% लोगों ने, सिर्फ 24% लोगों ने कहा है कि उन्हें हुकूमत में तब्दीली नहीं चाहिए। तो 5 रियासतों के एग्जिट पोल आ गया। 5 रियासतों में नताइज 19 मई को आएंगे और इंतखाबात आज मुकम्मल हो गया। जो वोटिंग का सिलसिला था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। चलिए आसाम की तस्वीर सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि सवाल था टुडे चाणक्य का कि क्या आप इन रियासतों में हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं।
चलिए अब आसाम की तस्वीर सबसे पहले ग्राफिक्स इस वक्त आपके सामने है। मौजूदा वजीर आला को लेकर सवाल किया गया था। तो आसाम सीटों का खाका क्या कुछ है, 2011 में तस्वीर क्या थी और 2016 में अब तस्वीर बनने क्या जा रही। टुडेज चाणक्य का अगर एग्जिट पोल बताएं तो बीजेपी इत्तेहाद को 2011 के मुकाबले में 2016 में काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। 2011 में बीजेपी इत्तेहाद के खाते में 34% सिर्फ वोट आए थे और 27 सीटें बीजेपी इत्तेहाद के खाते में आई थी। इसी तरह से अगर 2016 की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें तो 43% वोट बीजेपी की झोली में जाते दिख रहे हैं और 90 सीटें बीजेपी की झोली में जाती दिख रही, यानी साफ तौर से आसाम में कमल खिलता नजर आ रहा है। मौजूदा हुकूमत, अगर कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस की हुकूमत थी आसाम में, तो कांग्रेस इत्तेहाद को काफी बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अगर 2011 की बात कर लें तो 39% वोट जो थे कांग्रेस की झोली में थे और 78 सीटें 2011 में कांग्रेस के खाते में गई थी। 2016 का अगर एग्जिट पोल हम देखें तो 32% वोट कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं, यानी काफी बड़ा झटका लगा है, काफी ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है और 27 सीटों तक महदूद रह सकती है कांग्रेस, यानी इसमें 7 सीटें आगे या पीछे हो सकती हैं। और आसाम में चाणक्य एग्जिट पोल ने सवाल किया था वहां के लोगों से जो एग्जिट पोल में कि क्या आप इन रियासतों में हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं। आसाम के लिए सवाल था। यहां पर 70% लोगों ने कहा था कि हां, वो मौजूदा हुकूमत के बजाय दूसरी हुकूमत चाहते हैं, यानी हुकूमत में एक तरह से तब्दीली चाहते हैं, जबकि 24% लोगों ने मनफी में जवाब दिया था, नो कहा था, यानी वो हुकूमत में तब्दीली नहीं चाहते। यानी काफी बड़ा फर्क है। 70% लोग हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं जबकि 24% लोग हुकूमत में तब्दीली नहीं चाहते हैं। तो ये तो एग्जिट पोल था। वो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मोदी हुकूमत के आज 2 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन लोगों को अच्छे दिन का इंतजार आज भी है। छोटे से ब्रेक के बाद चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मोदी हुकूमत के 2 सालों की अब बात कर लेते हैं। आज 16 मई है। हिंदुस्तान की तारीख में आज का दिन कभी नहीं भूलने वाली फहरिस्त में शामिल है। 2 साल पहले आज ही के दिन लोकसभा इंतखाबात के नतायज आए थे और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में तारीखी जीत दर्ज की थी। तब मोदी ने तरक्की और ब्लैक मनी को बड़ा इशू बनाया था और अच्छे दिनों का वादा किया था। मोदी हुकूमत के इन 2 सालों में एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल, ये गाना गा, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज का दिन हिंदुस्तान की सियासत का एक अहम दिन है। 2 साल पहले हिंदुस्तान की सियासत ने इस दिन को नए रंग में, नई शक्ल में और नई उम्मीदों के साथ देखा था। जी हाँ, बीजेपी की तारीख के लिए तो 16 मई जैसे एक बड़ी गुमनामी को खत्म करने वाली रही। साल 2014 में आज ही के दिन लोकसभा इंतखाबात के नतायज आए और बीजेपी ने कामयाबी की एक नई इबारत लिखी थी। गाँव-गाँव, शहर-शहर, चली रे बढ़ी रे एक लहर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। उस वक्त मोदी ने तरक्की, ब्लैक मनी, बदउनवानी, सिक्योरिटी को सबसे बड़ा इशू बनाया था। आवाम के दिलों में एक ऐसी उम्मीद जगा दी थी कि अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं। कुल 428 सीटों पर इंतखाबात लड़ने वाली बीजेपी को 282 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी
उसे 31.34% वोट हासिल हुए थे। वहीं 464 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस उस दिन को कभी याद करना नहीं चाहेगी और तो और कांग्रेस इस दौरान हुई गलतियों को भी दोहराना नहीं चाहेगी। ये कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त थी। नताइज के बाद 24 अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर पर खामोशी छा गई थी। इस कामयाबी के बाद वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान की फतह अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन उसके बाद अवाम की उम्मीदों को तो पर ही लग गए। लोगों को लगा जैसे उन्हें नई उम्मीदें मिल गई। उसके बाद शोर कम हुआ। 26 मई को मोदी ने वजीर-आज़म ओहदे का हलफ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। गुजरात की वज़ीर आला आनंदीबेन पटेल के दौरे इक़्तिदार के 2 बरस 22 मई को मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर ईटीवी गुजराती न्यूज़ के सीनियर एडिटर दीपक राजानी के साथ हुए इंटरव्यू में वज़ीर आला आनंदीबेन पटेल ने ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की तारीफ की। इंटरव्यू के दौरान मुतासिर करने वालों के सवाल का जवाब देते हुए आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हम मेहनत करने वाले लोगों से मुतासिर होते हैं। વર્ષની ઉંમરની બહેનો ખેલ મહાકુંભની અંદર દોડવા માટે આવે, કયો એવોર્ડ એમને મળવાનો છે? પણ એ પ્રેરણા આપે છે આપ જેના આપના યુવકોને, આપણી યુવતીઓને પ્રેરણા આપે કે હું 80 વર્ષની વૃદ્ધ બહેન પણ જો દોડી શકતી હોઉં તો તમે શું કામ નથી દોડી શકતા? એવું છે. તો આ બધું જે કામ થઈ રહ્યું છે એ પોતાના માટે પણ છે, સમાજમાં પ્રેરણા આપવા માટે પણ છે અને લોકોને પણ એમ લાગે કે ભાઈ આ કરી શકતા હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ. જેમ હમણાં આપે કહ્યું કે અમારા જગદીશ ચંદ્રજી આટલું કામ કરતા હોય તો અમને પણ એમ થાય છે કે આપણે પણ વધારે કરવું જોઈએ. તો એમાંથી જ પ્રેરણા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब एक खास स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज के दौर में ऐसे फरिश्ते भी दुनिया में हैं जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहे हैं। जी हां, ऐसे ही एक शख्स हैं अहमदाबाद के हेमंत पटेल, जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। देखिए अहमदाबाद से ये खास रिपोर्ट। साल 2002 अहमदाबाद में गोधरा हादसे के वक्त फसादात हो रहे थे। अस्पतालों में मरीज परेशान थे। फसाद की वजह से सब बंद। मरीज और उनके साथ आए हुए उनके अहले खाना भूख से परेशान थे। उसी दौरान अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल वीएस हॉस्पिटल में एक लड़की को दाखिल किया गया और उस लड़की के वालिद का नाम था हेमंत पटेल। हेमंत की माली हालत भी काफी खराब थी, लेकिन उन्होंने जब लोगों के खराब हालात को देखा तो उन्होंने भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने का फैसला किया और वो फैसला आज भी सालों बाद लोगों का पेट भर रहा है। हम उनके घर पहुंचे तब वो वीएस हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों के अहले खाना के लिए खाना बना रहे थे। हम आ पहुंचे हैं अहमदाबाद के मादलपुर गांव के उस घर में जिसे हेमंत पटेल का घर कहा जाता है और जो अभी सैकड़ों गरीबों के दाता बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम के 5 बजे हुए हैं और ये दैनिक कार्यक्रम है कि 5 बजते ही यहाँ पर रसोई की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर रसोई का बनाने का कार्यक्रम होता है। ये जो रसोई है यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल जिसे वीएस हॉस्पिटल कहा जाता है वहाँ के दर्दियों और उनके रिश्तेदारों तक पहुँचाई जाती है और लास्ट 10 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है कि जहां पर हेमंत भाई ये सेवा कार्य करते आ रहे हैं। शाम को 5 बजे हेमंत भाई के घर का चूल्हा शुरू होता है और लोगों के लिए खाने की तैयारी होती है। हर रोज हेमंत भाई की यहाँ 200 से 300 लोगों का खाना बनता है। ये लास्ट 14 ईयर से मैं कर रहा हूँ और ये 2000 के साल में मेरी लड़की बीमार थी और मेरे पास पैसे नहीं थे
तब पता चला कि पेशेंट के रिश्तेदार को क्या हालत होती है। तब से हमने नक्की किया था कि ऐसा कुछ करना है, फिर चालू किया 2002 से। 2002 से चालू किया। दंगे के टाइम पे लोगों को खाना नहीं मिलता, होटल सब बंद थी रोड पे, तब से ये चालू है। तो आपका नित्य क्रम क्या होता है, कितने पेशेंट को खिलाते हैं और लोगों की तरफ से कैसा मिलता है रिस्पॉन्स? करीबन रोज जब भी 250 से 300 लोगों को खाना खिलाते हैं हम, वो पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं। ये काम 2002 से करते हैं। हमारी लड़की जब बीमार थी, गोधरा कांड हुआ, जब तूफान शुरू हुआ था, तब हमने देखा बाहर तूफान बहुत चल रहे थे और वो किसी को खाने पीने का कुछ नहीं मिलता है। तब हमने ऐसा सोचा कि अभी सभी वो हॉस्पिटल वाले हैं, सभी ऐसे ही खड़े हैं खाने पीने, तो हमने ऐसा सोचा कि हम कुछ थोड़ा सा खिचड़ी जैसे बना के हम उसको भेजेंगे, तो उससे थोड़े से वो बाहर वाले हैं जो भी हॉस्पिटल में, उसको थोड़ा काम में आएगा। फिर हमने वो बना के, मेरी और मेरी जेठानी, मेरा पूरा फैमिली ने साथ दिया और हमने ये सब बना के हमने हॉस्पिटल में भेज दिया। शाम को 6 बजे उनके घर गर्मा गर्म खिचड़ी सब्जी तैयार हो जाती है और उनके साथ काम करने वाली तंजीम की तरफ से रोटियां और मिठाइयां भी आ जाती हैं और हेमंत भाई 6 बजे हॉस्पिटल में खाना पहुंचाने के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके इस जज्बे को हर कोई सलाम करता है। कहा जाता है कि भगवान हर किसी को सुबह भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। वीएस हॉस्पिटल में हर रोज सैकड़ों दर्दी आते हैं। गरीब दर्दियों के पास बाहर खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो रात को भूखे भी नहीं सोते, क्योंकि हेमंत जी के यहाँ से खाना अब बन चुका है और शाम को 6 बजे वीएस हॉस्पिटल के लिए रवाना भी हो रहा है, जो खाना उनके पेट में जाएगा और रात को वो चैन की नींद सो पाएंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।